Hi friends, welcome to my channel JB and CIB Made Simple. So friends, today we are going to discuss our new topic which is based on BFM unit number 6, unit number 7, which is based on um, the role of Exim Bank. So this is a theory portion. ये बेसिकली हमारा थ्योरी पोर्शन है और टॉपिक है हमारा रोल ऑफ एक्सिम बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया, फेमा एंड फिडाई एंड अदर। तो दोस्तों ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप ये बुक देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूमिनस टॉपिक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट डाल दिए गए हैं। तो मेरा यहाँ पे मैं आपको लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पार्टिकुलर चैप्टर से, जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसका थ्योरी मुझे लगता है कि आपको समझाने की आवश्यकता है, दोस्तों मैं आपको उस थ्योरी को समझाऊंगा, ठीक है। और फ्रेंड्स कुछ पार्ट को मैं स्किप भी करूंगा जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यदि मैं हर एक चीज़ को बताने लगूँ तो ये लगभग 2-3 घंटा का वीडियो बन जाएगा। तो हमें क्या करना है कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ, जिससे हमारा काम बन जाए, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए एग्जामिनेशन का। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ लोगों को अपने प्लान्स के बारे में बताना चाहता हूं। तो बेसिकली ये हमारा CIB मेड सिंपल का 2 प्लान है, आप देख सकते हैं प्लान ए और प्लान बी। इसमें ये सब फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, ठीक है। तो आप यदि इसमें इच्छुक हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन श्योरली अडॉप्ट एनी ऑफ द प्लान। और डिटेल प्लान के बारे में जानने के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर यहाँ पे आपके सामने है। सिमिलरली प्लान्स के अलावा मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहा हूँ। ये है हमारा BFM का फ्री मॉक टेस्ट का शेड्यूल। आप देख सकते हैं कि हर एक वीकेंड को मैं मॉक टेस्ट आप लोगों को कंडक्ट करता हूं और वीक डेज में आपको तैयारी करने का समय मिलता है, और 2 यूनिट को हम लोग एक मॉक टेस्ट में कवर करते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग इंटरेस्टेड है इस पार्टिकुलर मॉक टेस्ट में अपीयर होने के लिए, तो नीचे टेलीग्राम का यहाँ पे लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, TME.CA मेड सिंपल, यानी CIB मेड सिंपल लिख के आप सर्च कीजिए तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये हमारा फ्री मॉक टेस्ट शेड्यूल है BFM का। इसके अलावा जो लोग ABM के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो उनका यहाँ पे शेड्यूल अवेलेबल है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सा यूनिट्स पार्टिकुलर मॉक टेस्ट में कवर होगा। तो दोस्तों जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए एक नॉमिनल्स फी रखा गया है ₹300 का, क्योंकि आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है 8292857381। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को अपने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। सबसे पहला चीज़ आता है दोस्तों, हमें समझना है कि एक्सिम बैंक का रोल क्या है, फंक्शन क्या है और दोस्तों फैसिलिटीज़ क्या है। तो सबसे पहली बात कि एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हमारा जो एक्सिम बैंक है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1981 में। 1981 में ये हमारा इस्टेब्लिश हुआ था। और दोस्तों ये किस एक्ट के अंतर्गत इस्टेब्लिश हुआ था? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के अंदर, ठीक है। ये बेसिकली करता क्या है दोस्तों, इसका फंक्शन क्या है दोस्तों ये एक्सिम बैंक का, कि ये हमारा जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है उसको इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बनाता है। यानी कि क्या करता है, जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है उसको कॉम्पिटिटिव बनाने का ये प्रयास करता है। कैसे कॉम्पिटिटिव बनाता है वो लोग आगे देखेंगे, ठीक है। इट मेक्स द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों जो भी एक्सपोर्ट प्रॉब्लम्स है इंडियन एक्सपोर्टर का, उसे वो रिस्पॉन्ड देता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, हम लोग आगे देखेंगे फंक्शन के बारे में। चलिए अब दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि एक्सिम बैंक के कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स कौन कौन सा प्रोडक्ट जो कि ये ऑफर करता है एक्सिम बैंक। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स जो कि एक्सिम बैंक के द्वारा ऑफर की जाती है। सबसे पहला है दोस्तों प्रोडक्ट जो है वो है हमारा बायर्स क्रेडिट। फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ व्हाट? बायर्स क्रेडिट। तो दोस्तों बायर क्रेडिट का क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारे इंपोर्टर्स हैं, जो भी हमारे बायर्स हैं, उनको ये क्रेडिट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखिए ये जो इंपोर्टर और बायर होते हैं ना दोस्तों, ये दूसरे कंट्रीज़ के होते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो क्रेडिट प्रोवाइड करता है वो डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों इससे फ़ायदा ये होता है, आखिर क्यों ये क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि देखिए सरकार हमेशा चाहती है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे कंट्री में करेंसीज आएंगे, तो हमारा जो डेफिसिट है वो कम होगा, ठीक है। तो ये पर्पज़ है। तो दोस्तों एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट करेंगे? तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का एक तरीका है कि आप इंपोर्टर या बायर को क्या कर दे, क्रेडिट प्रोवाइड करें। इस तरह से क्या होगा कि एक्सपोर्ट का प्रमोशन होगा। तो आपको समझ में आ गया कि बायर्स क्रेडिट का बेसिक रूल क्या है, क्यों दिया जाता है, ठीक है। तो एक्सिम बैंक ये प्रोवाइड करती है।
एक्सिस बैंक क्या प्रोवाइड करती है? फाइनेंस प्रोवाइड करती है, क्रेडिट प्रोवाइड करती है इंपोर्टर के लिए। दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि ओवरसीज़ बायर के लिए होता है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो बायर जो यहाँ पे क्रेडिट ले रहे हैं, जिनको क्रेडिट दिया जा रहा है, वो दूसरे देश के बायर है, यानी ओवरसीज़ हैं। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो हमारा फॉरेन इंपोर्टर्स है, जो भी हमारे फॉरेन इंपोर्टर्स हैं, ठीक है, क्रेडिट टू फॉरेन इंपोर्टर्स डायरेक्टली फॉर इंपोर्ट ऑफ एलिजिबल इंडियन गुड्स एंड रिलेटेड सर्विसेज हेल्पिंग देम टू क्रेडिट ऑन गुड्स परचेज फ्रॉम इंडिया। तो जो भी हमारे फॉरेन इंपोर्टर्स हैं वो क्रेडिट डायरेक्टली मिल जाता है, मतलब उन्हें डायरेक्ट क्रेडिट मिल जाता है ताकि वो भारत से इंडियन गुड्स को इंपोर्ट कर सके और रिलेटेड सर्विसेज को इंपोर्ट कर सकें। इस प्रकार से क्या होगा कि उन्हें क्रेडिट आसानी से मिल जाता है जो भी गुड्स वो भारत से परचेज किए हैं। और दोस्तों ये एक नॉन एलसी ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे एलसी का कोई नियम नहीं है। तो दोस्तों इसमें एलसी का तो चार्जेज है वो बच जाता है, समझ में आया? बायर्स क्रेडिट इज नॉट एन एलसी ट्रांजैक्शन, दैट्स वाई इट सेव एलसी चार्जेस। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे बायर्स क्रेडिट से रिलेटेड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइन्स ऑफ क्रेडिट। ये हमारा दूसरा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है। दिस इज द सेकंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट विच इज़ ऑफर्ड बाय एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के द्वारा दूसरा फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो कि ऑफर की जाती है उसे हम लोग कहते हैं लाइन्स ऑफ क्रेडिट, शॉर्ट में से हम लोग एलओसी भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों एलओसी के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं, समझते हैं एक एक पॉइंट को आसानी से, एक एक चीज़ को क्लियर करें। तो देखिए दोस्तों, एक्सिस लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है? ये बेसिकली दिया जाता है किसी फॉरेन गवर्नमेंट को दिया जाता है। फिर ये देखिए, मैंने जब बायर्स क्रेडिट के बारे में बात किया तो मैंने वहाँ पे क्या बताया कि जो भी हमारे फॉरेन कंट्रीज़ के इंपोर्टर्स हैं या जो भी बायर्स हैं उन्हें ये प्रोडक्ट प्रोवाइड की जाती है एक्सिस बैंक के द्वारा। सिमिलरली जो हमारा लाइन ऑफ क्रेडिट है ये भी फॉरेन गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड की जाती है ताकि वो टर्म फाइनेंस कर सकें, टू अलाउइंग टर्म फाइनेंस फॉर इम्पोर्ट ऑफ एलिजिबल इंडियन गुड्स एंड रिलेटेड सर्विसेज बाय देम और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेसिफाइड बाय देम। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पर्पस है वो देखिए। पर्पस ये है कि टर्म फाइनेंस को प्रोवाइड करना फॉर इम्पोर्ट ऑफ एलिजिबल इंडियन गुड्स। तो दोस्तों जो भी हमारे फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं के लोग हैं, वो यदि भारतीय गुड्स को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उन्हें क्या मिलता है? टर्म फाइनेंस मिलता है, ठीक है, और उससे रिलेटेड सर्विसेज मिलता है, ठीक है, किसके द्वारा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो दोस्तों जो भी इंडियन एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, गेट पेमेंट ऑन सबमिशन ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट और प्रूफ ऑफ द डोमिनेशन ऑफ सर्विस जॉब वाइल द फॉरेन गवर्नमेंट पेज अ लेटर डेट। देखिए सिंपल सी बात है, लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या है कि देखिए यहाँ पे ऐसे समझिए, ये रहे हमारे इंडियन एक्सपोर्टर, ठीक है, और ये रहे हमारे एक्सिस बैंक, और ये रहे हमारे फॉरेन इंपोर्टर। तो दोस्तों देखिए एक्सिस बैंक ने क्या किया, एक्सिस बैंक ने जो हमारा एक्सिस बैंक जो हमारे इंडियन के जो भी हमारे एक्सपोर्टर हैं उन्होंने क्या किया? शिपमेंट कर दिया, विदेशों में शिपमेंट कर दिया अपने गुड्स को, और जो भी डॉक्यूमेंट्स था वो दे दिया एक्सिस बैंक को। एक्सिस बैंक को जैसे डॉक्यूमेंट मिला ना तो इसने पेमेंट कर दिया किसे? इंडियन इंपोर्टर को, ठीक है। और बाद में क्या करता है एक्सिस बैंक? फॉरेन इंपोर्टर से पेमेंट वापस लेता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ ऑफ कंप्लीशन ऑफ द सर्विस जॉब का जब ये सबमिट कर देता है इंडियन एक्सपोर्टर किसी एक्सिस बैंक को, तो एक्सिस बैंक उसे बदले में क्या देता है? पेमेंट देता है। और जो फॉरेन गवर्नमेंट है वो लेटर डेट में जो भी हमारे लाइन ऑफ क्रेडिट में टेनर है उसके अकॉर्डिंगली एक्सिस बैंक को पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा लाइन ऑफ क्रेडिट। मैं फिर से समझा रहा हूँ दोस्तों, पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा कि जो भी हमारे इंडियन एक्सपोर्टर हैं वो फॉरेन इंपोर्टर को अपना जो सामान है, जो गुड्स है वो बेचेंगे, वो भेजेंगे। जब वो भेज देंगे तो वो क्या करेंगे कि जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या जो प्रूफ ऑफ कंप्लीशन है वो किसे दे देंगे? एक्सिस बैंक को दे देंगे। एक्सिस बैंक क्या करेगी? एक्सपोर्टर को पैसा दे देगी वापस, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद इंपोर्टर क्या करेगा? वो पैसा जो भी लाइन ऑफ क्रेडिट में टेंडर में लिखा गया है वो बाद में मिल देगा एक्सिस बैंक को, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रोसेस है हमारे लाइन ऑफ क्रेडिट में। तो आपको ये प्रोडक्ट के बारे में ध्यान रखना है कि लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है। पहला प्रोडक्ट हमने देखा क्या? पहला प्रोडक्ट था दोस्तों हमारा बायर्स क्रेडिट। दूसरा प्रोडक्ट हमने क्या देखा? लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों एक और प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं है हमारा एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड, EMF जिसे शॉर्ट में कहते हैं। आइए दोस्तों जरा देखते हैं कि बेसिकली ये सर्विस कौन दे रहा है। ये सर्विस दे रहा है एक्सिस बैंक दे रहा है, ठीक है। और ये जो सर्विस है EMF का, जिसे हम लोग एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड कहते हैं, आइए ज़रा देखते हैं इसको डिटेल में। तो दोस्तों देखिए एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड क्या है।
तो एग्जिम बैंक एक नोडल एजेंसी है ईएमएफ को मैनेज करने का। क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन सा नोडल एजेंसी है ईएमएफ को मैनेज करने के लिए, तो आपका जवाब आएगा कि एग्जिम बैंक इज़ अ नोडल एजेंसी। अब दोस्तों देखिए, ईएमएफ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है दोस्तों वो है EMF-1। EMF-1 क्या है दोस्तों, ये वर्ल्ड बैंक लोन टू इंडिया का कंपोनेंट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि $250 मिलियन दिया गया इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट के लिए या इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो EMF क्या है, EMF-1 क्या है कि कंपोनेंट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक लोन टू इंडिया ऑफ इतना, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हुआ करता था। तो वर्ल्ड बैंक ने जो भारत को लोन दिया है कितना, $250 मिलियन का इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट के लिए, तो वो किसके अंदर आता है, EMF-1 के अंदर आता है। EMF-2 के अंदर क्या आता है, $37 मिलियन का अमाउंट, ठीक है, जो कि वर्ल्ड बैंक लोन टू इंडिया है फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे क्या था, इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट था, यहाँ पे एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। और तो एग्जिम बैंक ने तीसरा EMF भी लॉन्च किया फ्रॉम इट्स ऑन रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, EMF-1 और EMF-2 एग्जिम बैंक ने लॉन्च किया वर्ल्ड बैंक के रिसोर्स के माध्यम से, और EMF-3 एग्जिम बैंक ने लॉन्च किया अपने रिसोर्स के माध्यम से। तो ये की पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो कि है अपना PLI। PLI क्या है दोस्तों, PLI है प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस। आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। दोस्तों प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस भी बेसिकली एक तरह का सर्विस है या प्रोग्राम है जो कि एग्जिम बैंक ऑफर करती है। आइए समझते हैं क्या है। कोई भी एक्सपोर्टर जो कि डेवलप्ड कंट्री में प्रोजेक्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक्सपोर्टर है और ये कोई डेवलप्ड कंट्री है, ये क्या है, डेवलप्ड कंट्री है। तो डेवलप्ड कंट्री में कोई भी एक्सपोर्टर जो है वो क्या कर रहा है, अपना प्रोजेक्ट कर रहा है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण जो फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं वो उन्होंने अपोज किया। ऑब्वियस ही बात है, आप मान लीजिए कि विदेश में जाकर, दूसरे देश में जाकर किसी कंट्री में आप अपना कुछ प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे यदि इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा तो जो आसपास के लोग हैं वो तो ऑब्वियस ही बात है कि वो लोग अपोज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वो एक्सपोर्टर क्या करती है कि रिस्क इंश्योरेंस ले लेती है। और जो उसका प्रीमियम होता है ना दोस्तों, जो ऑब्वियस सी बात है, जो रिस्क इंश्योरेंस होगा उसका प्रीमियम तो होगा, जो प्रीमियम है वो एग्जिम बैंक फिल करती है। समझ में आपको। तो ये जो प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस है ये बेसिकली है क्या, ये एक तरह का रिस्क इंश्योरेंस है जो कि कौन लेती है, तो एक्सपोर्टर बैंक लेती है। उसका प्रीमियम कौन भरता है, उसका प्रीमियम एग्जिम बैंक भरता है। तो आखिर क्यों लेती है, ताकि दोस्तों यहाँ पे कुछ रिस्क थे। रिस्क किस प्रकार से थे, लोकल आदमी के द्वारा रिस्क थे, ठीक है, कि वो लोग अपोज करेंगे। तो दोस्तों उसमें एग्जिम बैंक क्या करता है, एग्जिम बैंक प्रीमियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। उस पार्टिकुलर इंश्योरेंस का अपना प्रीमियम एग्जिम बैंक प्रोवाइड करता है। चलिए उसके बाद दोस्तों इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जो भी हमारे रजिस्टर्ड इंडियन एक्सपोर्टर हैं जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं OECD कंट्री में, OECD कंट्री आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑयल से रिलेटेड ऑयल वाले कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऑयल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, एबंडेंस में उपलब्ध है। ऑयल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट बोलते हैं दोस्तों। तो OECD कंट्री में भारतीय एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट करना चाहा, ठीक है। तो वहाँ पे एग्जिम बैंक का सपोर्ट उन्हें मिलता है PLI स्कीम के अंतर्गत। PLI का फुल फॉर्म है प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जिम बैंक क्या करेगी, एग्जिम बैंक बोलेगी इंडियन एक्सपोर्टर को, आप बेझिझक, आप निश्चित रूप से अपना प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करो, और वहाँ पे जो भी हमारा प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा वो इनिशियली मैं पे कर दूंगा। समझ में। तो इस प्रकार से एग्जिम बैंक एक्सपोर्टर को अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही है। इसके बाद दोस्तों एक और प्रोडक्ट के बारे में ध्यान रखते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि है अपना EVLDP यानी एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लैंडिंग प्रोग्राम। दोस्तों नाम से ही क्लियर है कि जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जो भी हमारे ट्रेडिंग एक्सपोर्ट हाउसेज हैं दोस्तों, वो उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है। एक्सपोर्टर को रॉ मटेरियल चाहिए ना, वो रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए, मैन पावर चाहिए, कहाँ से आएगा वो, तो दोस्तों वो आता है वेंडर से आता है, ठीक है। कहाँ से आता है दोस्तों, वो वेंडर से आता है, और वो रेगुलर बेसिस में चाहिए वो वेंडर्स का ये सामान। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ये जो EVDLP है इसका पर्पस क्या है कि वैसे वेंडर को प्रमोट किया जाए जो कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड रॉ मटेरियल को प्रिपेयर कर रहे हैं। दोस्तों सरकार की हमेशा ये एफर्ट रही है कि हमारे देश से एक्सपोर्ट बढ़े। तो दोस्तों एक्सपोर्ट का रॉ मटेरियल कहाँ से रहा है, तो एक्सपोर्ट का रॉ मटेरियल आ रहा है वेंडर से आ रहा है, नहीं तो आ रहा है तुम्हारा वेंडर से, नहीं तो से हमसे हमारा एक्सपोर्ट का रॉ मटेरियल आ रहा है। तो सरकार क्या कहती है कि आप वैसे वेंडर को प्रमोट करो
जो कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड गुड्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसका एक्सपोर्टर को क्या मिलता है, एक्सपोर्टर और गिवन लोन टू डेवलप वेंडर। तो एक्सपोर्टर को क्या मिलता है दोस्तों, लोन दिया जाता है। एक्सिम बैंक लोन देती है कि आप अपने वेंडर को और डेवलप करो, ताकि वो अच्छा से अच्छा रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड करे और इस प्रकार से आपका सर्विस क्वालिटी इंप्रूव हो, ठीक है। तो ये जो लोन होता है वो हमारा एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लैंडिंग प्रोग्राम के अंदर आता है। नाम से ही क्लियर है, एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लैंडिंग प्रोग्राम, यानी जो एक्सपोर्ट वेंडर है उनका डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, EVLDP। अब दोस्तों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एक्सिम बैंक का LOC प्रोग्राम क्या होता है वो हमने देखा। एक्सिम बैंक का EVDLP प्रोग्राम क्या होता है वो हमने देखा दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों हमने देखा PLI के बारे में, प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में। चलिए अब हम लोग RBI पे आते हैं दोस्तों। जरा RBI के फंक्शन को समझते हैं। RBI का इस पार्टिकुलर सेक्टर में क्या रोल है, ठीक है, क्या रोल प्ले करती है RBI। तो दोस्तों RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या करती है कि हमारे रुपये का जो एक्सटर्नल वैल्यू है उसे मेंटेन करती है। यानी कि देखिए, आपको पता है कि जो भी हमारे करेंसीज़ हैं वो फॉरेन करेंसी के रेस्पेक्ट में हम इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में $1 का वैल्यू है 70 रुपीज़, तो दोस्तों वो वैल्यू फिक्स नहीं रहेगा, फ्लक्चुएट करेगा। कल के डेट में हो सकता है ये 74 हो जाए। तो दोस्तों RBI का क्या काम है कि जो रुपये का एक्सटर्नल वैल्यू है उसे एक रेगुलेट करना, ज़्यादा उसको बढ़ने मत देना। हमारा जो रुपये का इंडियन करेंसी है उसे स्ट्रॉन्ग रखना, उसे वीक नहीं करना, ये RBI का फंक्शन है। तो RBI कुछ पॉलिसीज़ होते हैं जिस प्रकार से वो कर पाती है। तो दोस्तों हम लोग उसके बारे में देखेंगे कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इसमें फेमा एक्ट आता है 1999 का, ठीक है। फेमा रेगुलेशन बोलते हैं, कब आया, 1999 का। आपको मैं फेमा का फुल फॉर्म बता दूँ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो RBI क्या कर सकती है दोस्तों, हाँ, जो भी फेमा 1999 के अंतर्गत कोई भी डायरेक्शन लिखा हुआ हो, कोई भी बैंक या कोई भी इसकी एंटिटीज़ यदि उससे कॉन्ट्रावीन कर रही हो, तो RBI पेनल्टी इम्पोज करती है 10,000 रुपीज़ का अंडर फेमा 11 सेक्शन 11,3 सब सेक्शन 3 और फेमा 1999, ठीक है। और दोस्तों ये जो पेनल्टी है 10,000 का, उसको आप प्रत्येक दिन के 2,000 के हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यदि वो कॉन्ट्रावेशन कंटिन्यू रहा तो ये हमारा फेमा एक्ट का बेसिक्स है। 1999 में ये इशू हुआ। और दोस्तों इसमें पेनल्टीज़ है 10,000 रुपये का, और यदि फर्दर आप उसको कंटिन्यू रखते हैं तो आपको पर मंथ का 2,000 रुपीज़ पे करना होगा। तो ये पेनल्टीज़ है फेमा 1999 के अकॉर्डिंग। दोस्तों इसमें देखिए, सबसे पहले था फेरा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इसे कहते थे, लेकिन इसे रिप्लेस कर दिया गया फेमा से, ठीक है। दोस्तों फेरा में क्या, यदि कॉम्प्लाई यदि नहीं होता था तो वो क्रिमिनल ऑफेंस में माना जाता था, लेकिन फेमा में अब क्या है, यदि आप इसे कॉम्प्लाई नहीं करेंगे दोस्तों वो हमारा आता है दैट कम्स अंडर सिविल ऑफेंस। इसीलिए तो आपने देखा कि जो पेनल्टी है उसे फिक्स कर लिया गया, क्योंकि ये जो नेचर उसका चेंज कर दिया गया फ्रॉम क्रिमिनल ऑफेंस टू सिविल ऑफेंस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फेमा 1999 के रिगार्डिंग। अब दोस्तों जरा देखते हैं कि जो RBI को डाटा प्रोवाइड करना होता है, डाटा सबमिट करना होता है, वो किस किस फॉर्म में होता है। सबसे पहला फॉर्म होता है रिटर्न फॉर्म। रिटर्न फॉर्म फोर्टनाइटली आपको सबमिट करना होता है, जो कि फॉरेक्स ऑपरेशन से रिलेटेड डाटा होता है। दोस्तों जब मैं फोर्टनाइटली कर रहा हूँ, इसका मतलब कि फर्स्ट डे ऑफ मंथ, एक तो आपको फर्स्ट डे को करना पड़ेगा और एक 15th को करना पड़ेगा, या 15th को कीजिए, यानी तो आप क्या कीजिए, आप 30th को कीजिए, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं रिटर्न, फॉर्टनाइटली डाटा और फॉरेक्स ऑपरेशन। तो रिटर्न किसके रिगार्डिंग है, फॉरेक्स ऑपरेशन के रिगार्डिंग है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो डाटा सबमिट होता है RBI के द्वारा, उसे हम लोग कहते हैं बैलेंस स्टेटमेंट। क्या कहते हैं दोस्तों, बैलेंस स्टेटमेंट। बैलेंस स्टेटमेंट में क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बैलेंस शो करता है नॉस्ट्रो अकाउंट में और वॉस्ट्रो अकाउंट में। सो बैलेंस स्टेटमेंट किसमें बैलेंस शो करता है, नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट में बैलेंस शो करता है हमारा बैलेंस स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्टेट 5 किसके रिगार्डिंग है, डाटा ऑन ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू FC and RP डिपॉजिट। तो FC and RP डिपॉजिट्स से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनसे रिलेटेड जो डाटा है वो हमारा आता है स्टैट नंबर 5 के अंदर। और स्टैट नंबर 8 के अंदर क्या आता है, जो NRE और NRO डिपॉजिट अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका डेट हमारा आता है स्टैट 8 के अंदर। दोस्तों ये सब फॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से आएगा,
ठीक है। आपको दे देगा स्टेट 5, बताओ कि स्टेट 5 जो है 4 ऑप्शन दे देगा। आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है कि स्टेट 5 है दोस्तों FCNR डिपॉजिट के रिगार्डिंग, और FCNR और स्टेट 8 है दोस्तों NRE और NRO डिपॉजिट के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों NRDCSR। तो ये क्या करता है दोस्तों, इट इज़ कंसोलिडेटेड डाटा ऑन नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं NRDCSR। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल बैंकिंग लेवल स्टैटिस्टिक्स। तो वो क्या होता है दोस्तों, क्वार्टरली डाटा ऑन ऑल इंटरनेशनल एसेट एंड लायबिलिटी। तो जितने भी इंटरनेशनल एसेट एंड लायबिलिटीज़ हैं उन पे क्वार्टरली डाटा ये प्रोवाइड करती है, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद है दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ रेमिटेंस। स्टेटमेंट ऑफ रेमिटेंस में क्या है कि इसके अंदर दोस्तों देखिए, जो लिबरलाइज स्कीम है, लिबरलाइज स्कीम फॉर रेजिडेंट है प्रेजेंटली $2.5 लाख मंथली, तो उससे रिलेटेड डाटा को हम लोग स्टेटमेंट ऑफ रेमिटेंस में डालते हैं, ठीक है। और बायर्स क्रेडिट और सप्लायर क्रेडिट को मंथली बेसिस पे हम लोग कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिट के अंतर्गत। तो ये भी फॉर्म हमें क्या करना पड़ता है, RBI को सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों XOS के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। XOS फॉर्म जब लोग फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट टॉपिक को पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था। तो XOS में क्या होता है कि आप हाफ ईयरली बेसिस पे एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट, देखिए हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली बेसिस पे एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट है, जिसमें सारा ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल, मान लीजिए कोई एक्सपोर्ट बिल अनरियलाइज रह गया, तो वो एक्सपोर्ट बिल जो अनरियलाइज रह गया उसका डिटेल आपको RBI को भेजना है। किस फॉर्म के अंतर्गत आपको भेजना है, XOS के फॉर्म के अंतर्गत। और ये कब भेजा जाता है, तो हाफ ईयरली, यानी कि साल में 2 बार ये फॉर्म भेजा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, XOS फॉर्म कहते हैं। आइए दोस्तों उसके बाद हम लोग कुछ और स्टेटमेंट को देखते हैं जो कि RBI को सबमिट करना रहता है। तो इसके बाद है दोस्तों हमारा BEF क्या होता है, BEF होता है एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें इंपोर्ट का डिटेल बताता है, वेयर रेमिटेंस हैव बीन इफेक्टेड बाय प्रूफ ऑफ इंपोर्ट्स और बिल ऑफ एंट्री नॉट सबमिटेड रेमिटर। देखिए हुआ ऐसा कि जो बिल ऑफ एंट्री है, जो हमारा प्रूफ ऑफ इंपोर्ट है, वो रेमिटर के द्वारा सबमिट नहीं किया गया, तो आपको एक स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है RBI को, ठीक है, जो कि इंपोर्ट्स का डिटेल के रिगार्डिंग। इस फॉर्म को क्या नाम कहते हैं, इस फॉर्म को कहते हैं BF स्टेटमेंट। उसका दोस्तों नेक्स्ट हमारा है फॉर्म FEMIS क्या है, तो डेली डाटा है, किससे रिगार्डिंग, फॉरेस्ट डीलिंग रूम ऑपरेशन। तो फॉरेस्ट का जो डीलिंग रूम ऑपरेशन है उसके रिगार्डिंग जो डेली डाटा होता है वो होता है हमारा FEMIS। और ECB2 क्या है, ECB2 है ECB, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का रिपोर्टिंग कहाँ पे होता है, ECB2 के अंतर्गत होता है। तो दोस्तों ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हमारे फॉर्म्स हैं जो कि RBI को सबमिट करने होते हैं, इनके बारे में आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग फेमा के बारे में हम लोगों ने देख लिया। फेमा एक्ट है 1999 का, एक बार में इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं दोस्तों, इसका क्या रोल है, कहाँ पे क्या है। तो ये सबसे पहली बात कि ये पार्लियामेंट में एक स्टैट्यू के रूप में इनेक्ट किया गया। कब लाया गया था, 1 जून 2000 ईस्वी से लाया गया था। जितने भी फॉरेन ट्रांजेक्शन होते हैं भारत में, ठीक है, वो होते हैं भारत में या कोई पर्सन भारत में करता है, तो वो सभी के सभी इसके परव्यू के अंदर आता है, फेमा एक्ट 1999 के अंदर आता है। तो दोस्तों अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट क्या ध्यान रखना है, इसमें जो लिमिट है दोस्तों वो है $2.5 लाख ओनली पर फाइनेंशियल ईयर। ध्यान दीजिए, एक फाइनेंशियल ईयर में आप लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत तो कोई भी वो कितना पैसा आप ले आ सकते हैं, $2.5 लाख, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये जो चीज़ है, ठीक है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, ये किसके लिए है, ये है हमारा पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में, यानी कि भारत के जो निवासी है उनके लिए है। यानी कि वो जो भारत के निवासी हैं वो भारत से बाहर $2.5 लाख आपका पर फाइनेंशियल ईयर ले जा सकते हैं। अब दोस्तों ये तो ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट है कि कैसे ट्रांजेक्शन के लिए ले जा सकते हैं। तो दोस्तों एक होता है हमारा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, इसे क्लियर कीजिए, एक होता है हमारा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, और दोस्तों एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये आपको अंतर क्लियर है ना दोस्तों। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में कैसा ट्रांजैक्शन आता है, जैसे कि आपका प्राइवेट विजिट हुआ, गिफ्ट हुआ, डोनेशन हुआ, गोइंग अब्रोड हुआ, तो ये सभी के सभी हमारे कहाँ आते हैं, तो ये सभी के सभी आते हैं हमारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में। जहाँ तक बात है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की, तो दोस्तों वहाँ पे डिफरेंट केसेस आते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है।
तो आपको ध्यान रखना है कि जो रेमिटेंस लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है वो दोनों के लिए है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए भी है दोस्तों, और हमारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए भी है। तो लिमिट ध्यान रखिएगा 2.5 लाख, ये 2.5 लाख US$। अच्छा, LRS किसके लिए एलिजिबल नहीं है? तो जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं है, जो पार्टनरशिप है उनके लिए अवेलेबल नहीं है, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उनके लिए LRS एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों LRS किसके लिए एप्लीकेबल है? तो भारत के जो रेजिडेंट इंडियंस हैं उनके लिए LRS एप्लीकेबल है, और कितना लिमिट्स है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों प्राइवेट विजिट यदि मान लीजिए किसी और कंट्री में हो रहा है एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, माने कि नेपाल और भूटान को आप भूल जाइए, बाकी कोई भी देश ले लीजिए नेपाल और भूटान के अलावा, और वहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, प्राइवेट विजिट हो रहा है, तो उस केस में 50,000 रुपया तक का आप कैश रेमिटेंस कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं। लेकिन आपको 50,000 से ऊपर जैसे ही होगा, ठीक है, 50,000 रुपये से जैसे ही होगा ऊपर, तो पेमेंट जो है वो आपको चेक में करना है। कैश कहाँ तक वैलिड है? कैश वैलिड है 50,000 रुपया तक। 50,000 रुपये से जैसे ही आपका कांटा आगे बढ़ेगा तो आपको कितने में करना है? आपको चेक में करना है, ठीक है। आप चेक में करेंगे या डिमांड ड्राफ्ट में करेंगे या नेफ्ट RTGS में रेमिटेंस करेंगे, कैश में नहीं कर सकते हैं। कैश में लिमिट है ₹50,000। आप इसे आप क्या कीजिए, इस रुपीज़ को आप डॉलर में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर देखिए कि एग्जैक्ट कितना डॉलर आ रहा है, ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों कोई भी यदि फॉरेन अब्रोड विजिट करता है तो वो फॉरेन करेंसी नोट्स अप टू $3,000 ले जा सकता है, ठीक है। लेकिन लीबिया और इराक में जो लिमिट है वो है $5,000, ठीक है। तो क्योंकि इंटायर अमाउंट फॉर ईरान, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो लिमिट्स में मैंने आपको बता दिया, LRS भी मैंने आपको बता दिया। और LRS किसके लिए एलिजिबल नहीं है? तो कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप, HUF के लिए LRS एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कौन कौन सा फॉरेन ट्रेवल्स में कौन कौन से प्रोविजंस है? सबसे पहला है हमारा गिफ्ट या डोनेशन मिले, ठीक है, गिफ्ट मिले या डोनेशन मिले। उसके बाद दोस्तों गोइंग अब्रोड फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए यदि लोग भारत से बाहर जाते हैं तो उसमें उसका कवरेज होता है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों इमिग्रेशन वाला केस आता है, इमिग्रेशन हो, यानी तो क्लोज रिलेटिव अब्रोड का मेंटेनेंस हो, फिर यानी तो आपका ट्रैवल फॉर बिजनेस हो या अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और चेकअप अब्रोड for accompanying as attendant to patient going abroad for medical treatment or cover up। और दोस्तों the next thing is in expenses in connection with medical transact और मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रोड। और लास्ट है दोस्तों हमारा स्टडीज अब्रोड। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या है कि आपको एक्सिस बैंक के द्वारा ये सब चीज़ के लिए आप रेमिटेंस कर सकते हैं। तो मैंने आपको केसेस बता दिए, इसके लिए रेमिटेंस किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं जो कि है अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन इंडिया, यानी दूसरे देश के कौन कौन से अकाउंट्स हैं। सबसे पहला अकाउंट है हमारा एक्सचेंज अंडर फॉरेन करेंसी अकाउंट, EFC अकाउंट इसे कहते हैं। तो इसके लिए कौन एलिजिबल है? जो रेजिडेंट इन पर्सन है, जो कंपनीज़ हैं, जो फर्म्स हैं, वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। किस पर्पज़ से? कि वो ट्रांजेक्ट कर सके फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस को। सो इसके लिए पहले एलिजिबल कौन है? रेजिडेंट पर्सन, कंपनीज या फर्म्स, ठीक है। किस पर्पज़ के लिए? ताकि फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस को ट्रांजेक्ट कर सकें। और जितने भी जो भी रेसिपिएंट है फॉरेन एक्सचेंज को, उनको अलाउ किया गया कि वो 100% अमाउंट एक फॉरेन करेंसी अकाउंट में रखें विदाउट विथ एनी AD। वो किसी भी AD के साथ रख सकते हैं, ऑथराइज डीलर के साथ रख सकते हैं अपने 100% अमाउंट को फॉरेन करेंसी अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो अकाउंट होता है वो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग करंट अकाउंट होता है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। करंट अकाउंट है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और दोस्तों इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होता है कि कितना रुपीज़ आप विड्रॉल कर सकते हैं अपनी EFC अकाउंट में। जो भी पेमेंट होगा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए, इंक्लूडिंग पेमेंट फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल अकाउंट, ट्रांजेक्शन कैन बी फ्रीली डेबिटेड टू EFC अकाउंट अप टू द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिस्पेक्टिव रूल। तो ट्रांजेक्शन को आप क्या कर सकते हैं? आसानी से डेबिट कर सकते हैं EFC अकाउंट में, किस लिमिट तक? जिस लिमिट तक रेस्पेक्टिव रूल ने परमिट किया है। इसे हम लोग कहते हैं EFC अकाउंट, एक्सचेंज अंडर फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो नेक्स्ट है हमारा वो है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, या रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है दोस्तों वो अपना है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट या इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट। रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट क्या है दोस्तों? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट या अपना इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट। तो जो भी रिटर्निंग इंडियंस हैं, जो भी नॉन रेजिडेंट थे अर्लियर, ध्यान दीजिएगा, जो भी रिटर्निंग इंडियंस हैं जो पहले नॉन रेजिडेंट इंडियन थे और अब जो भारत में रिटर्न हो गए परमानेंट सेटलमेंट के लिए, तो उनको परमिशन दी गई है कि वो फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा सकें किसी भी ADs के साथ
दूसरा परमिशन दी गई है कि वो अपनी फॉरेन करेंसी एसेट को रख सकें, ठीक है। और दूसरा दिया गई है कि किसी मॉनेटरी बेनिफिट को अवेल कर सके एम्प्लॉयर आउटसाइड इंडिया को। तो उसके लिए जो अकाउंट है वो रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, जिसे RFC अकाउंट कहते हैं। तो किसके लिए? रिटर्निंग इंडियंस हु वर नॉन रेजिडेंट अर्लियर, और भारत में आ रहे हैं परमानेंट सेटलमेंट के लिए, तो अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट को किसी भी एडीज के साथ ओपन कर सकते हैं ताकि फॉरेन करेंसी एसेट्स को भारत में रख सकें। ये जो अकाउंट होल्डर हैं वो अपने फॉरेन एक्सचेंज से जो भी उन्हें आउटसाइड मिला, भारत से आउटसाइड जो भी उन्हें फॉरेन एक्सचेंज मिला है, चाहे वो गिफ्ट के फॉर्म में हो, हेरिटेंस के फॉर्म में हो, वो इस अकाउंट में अपना रख सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं RFC अकाउंट। तो सबका पर्पज़ है, जब हम लोग EFC पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमारा जो ट्रेड से रिलेटेड जो पैसा है उसे ही हम लोग रख सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई बिजनेस से मतलब नहीं है। यहाँ पे कोई आदमी मान लीजिए कि पूरा अपना नौकरी किया, जॉब किया दूसरे कंट्री में, अब वो रिटायर के बाद भारत आना चाहता है, तो जो भी वेल्थ उसने एक्यूमुलेट किया है वो इस अकाउंट में जमा करवा सकता है। इस अकाउंट का नाम है RFC अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। तीसरा है दोस्तों RFCD अकाउंट, जिसे हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक अकाउंट। तो ये भी करंट अकाउंट है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन RFC अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कोई भी पर्सन जो कि भारत का निवासी हो वो क्या करता है, वो चाहेगा तो ओपन करवा सकता है एक रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट विद एडीज आउट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायर्ड बाय हिम इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट। समझिए, भारत का कोई निवासी है, उसको विदेश से कुछ फॉरेन एक्सचेंज मिला, नोट के फॉर्म में मिलेगा, ट्रैवलर चेक के फॉर्म में मिलेगा, या मान लीजिए कि वो विजिट किया किसी दूसरे कंट्रीज़ में, वहाँ पे उसे पैसा मिला, तो दोस्तों वो करेगा क्या इस चीज़ का, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि हाँ, वो मान लीजिए कि विजिट है ये भारत में, ठीक है, और जो भी उसने जो अनस्पेंड फॉरेन एक्सचेंज, जो भी उसके पास फॉरेन एक्सचेंज बचा रह गया, तो वो क्या करता है दोस्तों, एक अकाउंट खुलवाता है, जिसे कहते हैं रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, एडीज में, ठीक है। और वो क्या करता है, उस पैसे को, जो पैसा उसके पास बचा रह गया, मान लीजिए कि वो गया था USA विजिट करने के लिए, कुछ सर्टेन डॉलर लेके गया था, अब डॉलर जो है उसके पास बच गया जब वो भारत आया वापस, तो क्या करेगा, वो इस डॉलर को इस पर्टिकुलर अकाउंट में जमा करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या मिलेगा दोस्तों, इसके लिए एक तरह का करंट अकाउंट मिलता है, किसे RFC रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, डोमेस्टिक अकाउंट को। और ये भी अकाउंट है अपना नॉन इंटरेस्ट बेरिंग अकाउंट है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता इसमें हमारा दोस्तों डेबिट टू द अकाउंट कैन बी फॉर एनी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन विच आर इन अकॉर्डेंस विद वेरियस रूल। चलिए, तो ये हमारा RFCD है, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट है। अब दोस्तों हम लोग FIDI के बारे में बात करते हैं। FIDI है दोस्तों हमारा फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। FIDI क्या है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। कब फॉर्म हुआ, 1958 में फॉर्म हुआ। FIDI किसका एसोसिएशन है, बैंक का एसोसिएशन है, एडीज का एसोसिएशन है, जो कि इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से डील करती है। FIDI एक सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम लोग शॉर्ट में SRO कहते हैं, जो कि अपने रूल फॉर्मुलेट करती है किसके अराउंड, इंडियन इंटरबैंक फॉरेक्स डीलिंग के अराउंड। जो हमारा इंटरबैंक फॉरेक्स डीलिंग होता है दोस्तों, वो 9 बजे से 5 बजे तक होता है। कोई भी कस्टमर ट्रांजेक्शन 4:30 बजे के बाद नहीं होगा, सैटरडे हॉलीडे होगा, और नॉन हॉलीडे को एटलीस्ट 3 वर्किंग डे बिफोर बताना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ कंडीशंस डाले गए हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज डीलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद दोस्तों NTP क्या होता है, हमने बताया, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड कहते हैं। सो इट इज़ एवरेज पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ नेगोशिएशन और परचेज टिल रिसिप्ट ऑफ बिल प्रोसीड। यानी कि देखिए, आज हमारा नेगोशिएशन हुआ, आज हमने परचेज किया, आज हमने डिस्काउंट लिया, आज से लेकर जब तक हमारा बिल प्रोसीड नहीं मिल जाता तब तक का जो आपका एवरेज पीरियड होता है उसको हम लोग कहते हैं NTP। अच्छा दोस्तों, ये आपको पता होगा कि जो भी हमारा ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल है उसको हम लोग TT सेलिंग रेट पे क्रिस्टलाइज करते हैं, और जो ओवरड्यू इंपोर्ट बिल है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, इंपोर्ट बिल को हम लोग जो है, इंपोर्ट बिल के केस में हम लोग TT सेलिंग रेट लेते हैं, ठीक है, बिल सेलिंग रेट लेते हैं, और चूँकि उसे क्रिस्टलाइज अपोजिट रेट पे करेंगे, इसलिए ये TT बाइंग रेट पे क्या होगा, क्रिस्टलाइज होगा। चलिए, तो क्रिस्टलाइजेशन किस रेट पे होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग कुछ FIDI के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स है एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन। तो क्या कहा गया है कि जो फॉरेन फॉरेक्स लायबिलिटी है उनको क्रिस्टलाइज कर देते हैं इंडियन रुपीज़ लायबिलिटी में 30 डे आफ्टर NTD, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। लेकिन आज के डेट में ये जो रूल है उसको रिलैक्स कर दिया गया है, और बैंक को अपना कहा गया है कि आप अपने बेसिस पे अपने बेसिस पे क्या डिसाइड कीजिए, क्रिस्टलाइजेशन के रेट को डिसाइड कीजिए। सो दिस इज़ रिगार्डिंग एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन, इंपॉर्टेंट रूल्स। उसके बाद दोस्तों हमारा कॉन्सेशन लेटर ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं। इंपोर्ट ट्रांजेक्शन में क्या है दोस्तों, कि जो रिटायरमेंट है इंपोर्ट बिल का,
फॉर रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल वेदर अंडर LC और अदरवाइज बिल सेलिंग रेट और कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग रेट विच एवर इज हायर ड्यूटी अप्लाई। तो मैंने बता ही दिया कि इम्पोर्ट बिल के लिए जो आप क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो उस केस में आपको क्या लगता है, बिल सेलिंग रेट लगता है इम्पोर्ट बिल के केस में। और DP बिल रिटायर्ड आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन और 10 अप्रैल रिसिप्ट, DA बिल रिटायर्ड ऑन ड्यू डेट। तो एक होता है साइड बिल, एक होता है यूजांस बिल। ये जो साइड बिल है, साइड बिल को आपको तुरंत रिसिप्ट पे करना है। जो भी फॉरेन करेंसी बिल होते हैं LC में यदि रिटायर्ड नहीं हुए उनको क्रिस्टलाइज किया जाता है रुपी लाइबिलिटी में 10 डेज। ठीक है, चलिए नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड होता है 25 डेज फॉर एक्सपोर्ट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, किसमें कितना नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड होता है ध्यान रखिएगा। एक्सपोर्ट बिल के लिए 25 दिन, रुपीज़ डॉन बिल अंडर LC पेबल लोकली के लिए 3 डेज, फॉर रुपीज़ बिल डॉन अंडर LC एंड पेबल एट अदर सेंटर 7 डेज, 20 डेज फॉर रुपी बिल नॉट डॉन अंडर LC और फॉर एक्सपोर्ट टू इराक नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड इज 60 डेज। दोस्तों हम लोग बात करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। तो जो एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है वो डेफिनेट अमाउंट के लिए होगा, डेफिनेट पीरियड के लिए होगा। कॉन्ट्रैक्ट जो है स्टेट करेगा फर्स्ट एंड लास्ट डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखना होता है कि पहला दिन कॉन्ट्रैक्ट का कब है और लास्ट डेट कॉन्ट्रैक्ट का कब है। जैसे 1 से 31 जनवरी हो या 17 जनवरी से 16 फरवरी हो, 1 महीना तक का कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन पीरियड फॉर डिलीवरी में भी है स्पेसिफाइड। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं ECB क्या है हमारा, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसमें क्या है, ECB के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपको मैंने बताया था जब हम लोग फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्टर इंपोर्टर पढ़े थे तो वहाँ पे एक चीज़ मैंने बताया था ट्रेड क्रेडिट के बारे में बताया था ना। तो ट्रेड क्रेडिट 3 साल तक का होता था और जब 3 साल से ऊपर टर्म हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं ECB। तो जो कमर्शियल लोन होता है रेजिडेंट इंडियन के द्वारा, नॉन रेजिडेंट एंटिटीज के द्वारा, FIs के द्वारा, उसे हम लोग ECBs कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 ट्रैक है। ट्रैक 1 है मीडियम टर्म्स कमर्शियल फॉरेन करेंसी ECB, इसका मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी 3 साल या 5 साल होगा। एक है लॉन्ग टर्म, ये फॉरेन करेंसी में होता है, इसका 10 साल का मैच्योरिटी होता है। और दोस्तों ट्रैक 3 है दोस्तों हमारा एवरेज टर्म, इसमें INR में होता है और ये 3 से 5 ईयर में होता है। तो ये 3 ट्रैक याद रखिएगा। इसमें कौन कौन से फॉर्म्स आते हैं, तो बैंक लोन्स, सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स, बायर्स क्रेडिट। इसके बाद दोस्तों हमारा ADR क्या होता है, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट होता है। ठीक है, तो ADR के बारे में आपको बताता हूँ, ADR का बेसिकली रोल क्या है। दोस्तों देखिए ADR को हम लोग समझते हैं, ADR के काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मान लीजिए कि कोई US की कोई बैंक है, ठीक है, US की क्या है, कोई बैंक है, उसने क्या, ये बैंक मान लीजिए या ब्रोकर भी आप ले सकते हैं, US की बैंक ले लीजिए या ब्रोकर ले लीजिए। उसने क्या किया, परचेज किया शेयर को, किसके शेयर को परचेज किया, मेसर्स ABC। ठीक है, मेसर्स ABC के शेयर को US के बैंक ने क्या किया, परचेज किया। ठीक है, और मान लीजिए उसने जो शेयर परचेज किया वो परचेज किया दोस्तों, मान लीजिए कि ADR एक रेट होता है, एक ADR मान लीजिए कि 5 शेयर उसने परचेज किया। ठीक है, अब दोस्तों वो जो ADR है वो क्या करेगी, अपने कंट्री में ट्रेड करेगी। वो क्या करेगी दोस्तों, वो US के स्टॉक एक्सचेंज में ADR को ट्रेड करेगी। ठीक है, ट्रेड इन US स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों ADR आपको समझ में क्या है, ADR के माध्यम से कोई भी हमारे फॉरेन बैंक्स हमारे देश के शेयर को खरीद सकते हैं और उसे अपने कंट्री में क्या कर सकते हैं, अपने कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसे ट्रेड करवा सकते हैं। इसे यही होते हैं अमेरिकन, और जो कि यहाँ अमेरिकन है तो यहाँ पे फॉरेन कंट्री क्या होगा, US कंपनीज होगा। ठीक है, स्पेशली लिखा गया है अमेरिकन के लिए, तो ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्टॉक है। अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट क्या है, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट बेसिकली एक स्टॉक है। ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट में ट्रेड होता है और इसमें स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर होगा। मैंने बताया ना आपको 5 शेयर है, तो वो आपको स्पेसिफाई किया जाएगा, 5 शेयर है कि 6 शेयर है कि 7 शेयर है। ठीक है, और ये US स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, ट्रेड होता है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो उसके बाद ये यहाँ पे पढ़ लीजिए, इट इज़ रिसिप्ट और सर्टिफिकेट इशूड बाय US बैंक रिप्रेजेंटिंग टाइटल टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर ऑफ अ नॉन US कंपनी। चलिए, उसके बाद दोस्तों हम लोग एक और, ये डॉलर डोमिनेटेड रहता है और स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेबल होता है। सेकेंड टाइप है इसका ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट। तो नौ सिंपल सी बात है, ये भी हमारा डॉलर डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें एक से ज़्यादा इशूइंग कंपनी का एक से ज़्यादा शेयर को ये रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम लोग कहते हैं GDR। तो दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस पार्टिकुलर चैप्टर से वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, तो हम लोग MCQ वाला जो सेट लाएंगे उस पर मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। MCQ वाला लेसन जरूर देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।